चलिए आज हम बात करते हैं उत्कृष्ट मॉडल विद्यालय प्रवेश चयन परीक्षा की पर्यावरण सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पर्यावरण कहलाता क्या है। तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक शब्द होता है परि, एक शब्द होता है आवरण। तो परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है वातावरण, अर्थात वह वातावरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण क्या कहलाता है? मान लो कोई भी व्यक्ति है, मान लो ये व्यक्ति है, ठीक है ना। इसके चारों ओर एक वातावरण उपस्थित होता है ना, तो इस संपूर्ण वातावरण जो एक निकाय बनाता है ये पूरा क्या कहलाता है? एनवायरमेंट, पर्यावरण कहलाता है। तो ये हो गई पर्यावरण की परिभाषा। इसके बाद बात करते हैं पृथ्वी पर उपस्थित जल कितने परसेंट है? 71% जल है, जिसमें से 3% उपयोगी है और 1% पीने योग्य है, ठीक है ना। इसके बाद पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं तथा 4 महासागर है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वह मंडल जिसमें जीव जंतु तथा वनस्पति पाई जाती है। जीव मंडल कहलाता है, सॉरी किया जाता है, गलत लिख दिया है, कहलाता है। जीव मंडल क्या है? कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़े। प्रकृति में होने वाले अवांछित परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हानिकारक हैं प्रदूषण कहलाते हैं। माने ऐसे जो परिवर्तन होते हैं जो मानव जीवन के लिए हानिकारक होते हैं, जो दिक्कत परेशानी करते हैं। जैसे मान लो इसका उदाहरण, प्रदूषण के उदाहरण होते हैं ना, प्रकार होते हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। जैसे मान लो एक वायु है, माने अपनी एनवायरमेंट वायु है, हवा है, वो यदि दूषित हो गई, मान लो धुआं बहुत ज्यादा छूट गया या आग लग गई कहाँ, तो उसका धुआं निकल रहा है, तो इस प्रकार से जब वो वायु में मिल जाता है तो बहुत गंदगी उत्पन्न हो जाती है, तो वो वायु प्रदूषण कहलाता है। इसी प्रकार परिवर्तन हुआ ना, पहले तो सब वायु थी, लेकिन उसमें क्या हुआ, अचानक से धुआं मिला, धुआं मिलने से वो परिवर्तन हो गया और माने दूषित हो गई वायु, इसलिए वो धुआं कैसा बन हो गया? वायु प्रदूषण। इसी प्रकार से प्रकृति में होने वाले अवांछित परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हानिकारक है, जो मानव माने मनुष्य के लिए जो अपने लिए क्या हो जाते हैं, खराब रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रदूषण कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वह पदार्थ जो प्रदूषक के लिए उत्तरदायी होते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। वह पदार्थ जो प्रदूषण के लिए, माने जो प्रदूषण, पॉल्यूशन, प्रदूषण मतलब पॉल्यूशन, तो जो पदार्थ अपन को पॉल्यूशन करते हैं वो प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे अपन मान लो कि है ना कांच डला है, अब कांच फूट गया है, कुछ कोई काम का नहीं है, तो वो क्या करता है? गंदगी फैलाता है, माने एक प्रकार से डला रहता है, नुकसानदेह होता है। जैसे अपन मान ले कि प्लास्टिक है, मान लो जो पॉलीथीन वगैरह होती है, आजकल सबसे ज्यादा प्लास्टिक का यूज हो रहा है, पॉलीथीन का, तो वो क्या है, जब यूज तो हो गई, मान लो फट गई या कुछ भी हो गया, डैमेज हो गई या खराब हो गई या कुछ खराब पदार्थ उसमें चला गया, तो उससे क्या होता है, वो साइड में डली रहती है और वही गंदगी फैलाती है, तो मतलब प्रदूषण फैलाती है। और जो पदार्थ प्रदूषण फैलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रदूषक कहलाते हैं। चलिए, वह प्रदूषक जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है जैव निम्नीकरण प्रदूषक कहलाते हैं। देखो प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, एक जैव निम्नीकरण प्रदूषक, एक अनिम्नीकरण प्रदूषक। देखो जैव निम्नीकरण प्रदूषक मतलब जिनका अपघटन, अपघटन माने उनको रिसाइकिल कर देते हैं, मतलब उसका क्या कहते हैं, उनको या तो नए रूप में बदल देते हैं या उनको है नष्ट कर देते हैं। तो अगर वो उनका नष्ट होना सूक्ष्म जीवों द्वारा हो रहा है, ऐसे पदार्थ जो प्रदूषक होते हैं, जो प्रदूषण फैलाते हैं, उनको अगर सूक्ष्म जीवों द्वारा उनको नष्ट किया जा सकता है तो वो जैव निम्नीकरण प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सब्जी के छिलके, मान लो अपन ने सब्जी, जैसे मान लो है केला, फल ले लिया है, एक केला है, केला का जो छिलका है उसको अलग कर दिया, उसको फेंक दिया। अब ये क्या होगा, धीरे धीरे उसमें क्या होगा, सूक्ष्म जीव उसको खाने लगेंगे और उसकी है ना खाद बना देंगे। तो ये सब कहलाते हैं जो ऐसे पदार्थ जो जिनका अपघटन हो जाता है, माने जिसको क्या है, अपन सूक्ष्म जीवों माने जीवों द्वारा क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है, माने नष्ट कर दिया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? प्रदूषक, जैव निम्नीकरण प्रदूषक। और लेकिन जब है ना जो ऐसे पदार्थ होते हैं, प्रदूषक होते हैं जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं होता, जैसे मान लो प्लास्टिक है, अगर प्लास्टिक रखी रहती ना तो उसका कुछ नहीं होता, ना सड़ती है, ना गलती है, ना कोई पदार्थ उसको माने कोई भी जीव जंतु उसे खा पाता है। तो वो ऐसे जो होते हैं, जैसे कांच हुआ, ऐसे जो प्रदूषक होते हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं, ये कहलाते हैं अनिम्नीकरण, जिसका माने अपघटन नहीं हो पाता, माने नष्ट नहीं हो पाता, रूपांतरण नहीं हो पाता, ये सब कहलाते हैं जो है ना अनिम्नीकरण। और जिनका हो जाता है, सब्जी के छिलके हुए, फल हुए, घरेलू मल हुआ, ये सब क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण प्रदूषक। समझ में आया? तो आप कहेंगे सर इनमें इस पेपर में कैसे आएगा? आपको मान लो प्रदूषण की ये परिभाषा
दी होगी कि प्रकृति में होने वाले अवांछित परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हानिकारक है कहलाते हैं। 4 ऑप्शन होंगे जिसमें प्रदूषण लिखा होगा उसमें टिक मार देंगे अपन। और क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि प्रदूषण को फैलाने के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं? प्रदूषक उत्तरदायी होते हैं। अब आ गया क्वेश्चन में कि सब्जी का छिलका है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें से जिसमें जैव निम्नीकरण प्रदूषक लिखा होगा उसमें टिक लगा देंगे। इसी प्रकार से कांच कैसा प्रदूषक है? निम्नीकरण प्रदूषक है। तो आपको जानकारी होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव आना है, आपको भी पता है। एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको जो सही होगा वो एमआरसी पे उसमें गोला भरना पड़ेगा। तो इसलिए आपको बस पता होना चाहिए वो चीज, फिर तो वो जो ऑप्शन के जैसा रहता है जैसा आएगा वैसा अपन कर लेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़े, अब बात करते हैं वायुमंडल में होने वाले अवांछित परिवर्तन को वायु प्रदूषण कहते हैं। मतलब जब वायुमंडल में अपना जो होता है एनवायरमेंट, वायुमंडल होता है जिसमें वायु पाई जाती है, तो उसमें अगर कोई भी चीज ऐसे धुआं फैल गया या कोई चीज जला रहे ना तो धुआं फैल जाता है या किसी कारण बस वायु प्रदूषित हो जाती है तो वो वायु प्रदूषण कहलाता है। सिंपल बात है, नाम ही से समझ में आ रहा है कि वायु प्रदूषण हो रही इसलिए वायु प्रदूषण कहलाता है। अब अगला बात करते हैं अम्लीय वर्षा। ये इंपॉर्टेंट कैसे? जब सल्फर डाइऑक्साइड जिसका सूत्र होता है SO2, जब सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वातावरण के साथ जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के जल के साथ गिरता है, इस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। मतलब क्या होता है कि जब जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है, देखो मान लो ये बादल है अपना, ये अपना बादल है, इससे पानी गिर रहा है, मान लो ये पानी गिर रहा है, तो जो अपनी सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 गैस है और NO2 गैस है, ये आपस में मिलकर और ये जल आपस में मिलकर क्या बना लेता है? एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है जिसका सूत्र होता है H2SO4 और एक नाइट्रिक अम्ल बना लेता है जिसका सूत्र होता है HNO3। तो ये सब मिलकर जो पानी के साथ गिरते हैं तो इस प्रकार की जो वर्षा कहलाती है वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। समझ में आया हम क्या कहना चाहते हैं? कि जब देखो बादल से पानी गिर रहा है तो बादल के पानी के साथ SO2 और NO2 ये दोनों गैस सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलकर जब है ना H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। जब वो पानी के साथ गिरती है, अब इसमें मिला पानी के साथ और पानी नीचे गिर रहा है तो ये साथ में ये अम्ल गिरते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अम्लीय वर्षा, ठीक है ना। अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल के संगमरमर का क्षरण होता है। मान लो जो संगमरमर की चीजें बनाई जाती हैं, अगर उसमें अम्लीय वर्षा का पानी गिरता है तो वो संगमरमर खराब होने लगता है। क्षरण मतलब खराब होने लगता है, संचारित होने लगता है। इसको इसलिए क्वेश्चन ये आ जाता है कि ताजमहल के संगमरमर के क्षरण होने का कारण है। 4 ऑप्शन लिखे रहेंगे, उसमें से आपको टिक लगाना पड़ेगा अम्लीय वर्षा। शायद ये किसी ना किसी एग्जाम में आया, हमें याद नहीं आ रहा है, शायद एक्सीलेंस के में भी आ चुका है, तो ध्यान रखना है आपको। ये आता है क्योंकि ओजोन परत हमारे वायुमंडल से 15 से 25 किलोमीटर ऊंचाई पर समताप मंडल में पाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन ये समझिए कि कई बार आपका आ चुका है कि जो ओजोन परत है वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है, किस मंडल में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है समताप मंडल में या समताप मंडल, ठीक है ना। इसके बाद ओजोन परत याद रखना है कि ओजोन परत हमारे वायुमंडल में 15 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में पाया जाता है और यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को आने से रोकती है। मतलब क्या होता है, ओजोन परत की ये लेयर होती है वायुमंडल में, सूर्य से बहुत सारी किरणें आती हैं, तो कुछ अच्छी भी होती हैं, कुछ खराब भी होती हैं। कुछ अच्छी होती हैं तो उसको तो ये परत आने देती है, लेकिन जो खराब होती है उसको वहीं रोक लेती है। तो ये परत क्या काम करती है, जो खराब किरणें आएंगी पृथ्वी पर तो नुकसानदेह होगी, इसलिए उनको रोकने का काम करती है। कौन सी परतें? ओजोन परत, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से याद रखना है। और इसके बाद है ना, इसको है ना मानव सुरक्षा कवच भी कहते हैं। इसलिए जो ओजोन परत क्या करती है, बुरी किरणों को आने से रोक देती है, इसलिए मानव जीवन के लिए सुरक्षा कवच का भी काम करती है, इसलिए सुरक्षा कवच भी कहते हैं। समझ में आ गया? बिल्कुल सरल था। इसके बाद बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसें। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 नाम माने इसका सूत्र होता है। फिर है मीथेन गैस, मीथेन का सूत्र होता है CH4 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है वो ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। और आपको हम ये और बता दें कि जो ओजोन परत है ना, इसको डैमेज पता है कौन सी गैस करती है? CFC गैस। ये भी ध्यान रखने आपको, ये भी आता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस जो होती है वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ये CFC गैस कहां से निकलती है? जो अपन
फ्रिज हुआ, फ्रिज, एसी हुआ, इन सब का जो उपयोग करते हैं ना, इससे एक गैस निकलती है, वही होती है सीएफसी गैस। तो ये बहुत नुकसानदेह होती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगला, भोपाल गैस त्रासदी 2 व 3 दिसंबर की अर्धरात्रि में सन 1984 में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में गैस टैंक से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस MIC, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, का रिसाव हुआ, जिससे बड़ी मात्रा में जनहानि हुई। देखो एक घटना हुई थी 2 व 3 दिसंबर की अर्धरात्रि में, जो सन 1984 में, जहां एक भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री नाम की जो फैक्ट्री थी, उसमें गैस टैंक जो था उससे है ना एक गैस निकली, कौन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है MIC का, है ना। अपने आप जो गैस टैंक है ऐसे गैस रिसने लगी, निकलने लगी, और वो गैस इतनी ज्यादा विषैली थी जो भोपाल के उस इलाके, उस फैक्ट्री के चारों ओर फैली, जिससे बहुत ही अधिक मात्रा में जनहानि हुई। तो बहुत ही ज्यादा दुखद ये घटना थी उस समय की। तो इससे क्वेश्चन बहुत बार आता है भोपाल गैस त्रासदी से कि कब हुई, 2 व 3 दिसंबर को अर्धरात्रि में, सन था 1984, कौन सी नाम, फैक्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, गैस टैंक से कौन सी गैस निकली थी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, जिसको शॉर्ट फॉर्म पे बोलते हैं MIC। तो ये याद रखना है। अगला है, इसके बाद है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आपको पता है ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, कि जब जो अपने पौधे होते हैं ना, वो पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, भोजन बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, जल का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। इन सब से मिलकर क्या करते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें उत्पादक कहते हैं, माने प्रोडक्ट बनाते हैं। उत्पादन यानी होता है प्रोडक्ट, तो जो प्रोडक्ट बनाता है वो उत्पादक कहलाता है, उत्पाद बनाता है उत्पादक कहलाता है। तो वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि पौधे को अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहलाती है। और जो पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते। क्लियर। अब वह जीव जो अपना भोजन उत्पादक से प्राप्त करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। जो देखो, जैसे उत्पाद बन गया, हरे पौधे हैं, अपनी प्रकाश संश्लेषण क्रिया से पौधा बनाया अपना, ये मान लो जो ये पौधा बन गया। अब ये हिरण आया और हिरण ने इसको खा लिया, तो ये जो खाने वाला व्यक्ति है वो कहलाता उपभोक्ता, माने जो उसका उपयोग करे, जो उत्पाद का उपयोग करे वो कहलाता उपभोक्ता। तो ये उत्पाद हुआ, हरे पौधा उत्पन्न हुआ, बड़ा होगा, तो उसको है ना हिरण ने खा लिया, तो जो हरा पौधा है वो तो उत्पाद हुआ, माने प्रोडक्ट हुआ, लेकिन जिसने ये खा लिया वो कहलाता है उपभोक्ता। क्लियर हो गई, समझ में आया, बिल्कुल। अब बात करते, उपभोक्ता में भी 3 कैटेगरी होती है। एक होता है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा होता है तृतीयक उपभोक्ता। आपको ये याद रखना है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन से जीव आते हैं, कि पूरे शाकाहारी जीव, जो केवल शाकाहारी माने साग सब्जियां वगैरह या फसल खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उदाहरण कहलाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं। जैसे खरगोश, आपने सुना होगा, गाजर खाता है, बकरी चारा खाती है, भैंस भी चारा खाती है, हिरण भी चारा, पेड़ पौधे खाते हैं। जो सब जीव, जो शाकाहारी जीव जितने भी होते हैं, वो सब में काय में आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में। अब आए द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर द्वितीयक में और तृतीयक में क्या अंतर है। तो द्वितीयक जीव होते हैं वो केवल शाकाहारी जीवों का भोजन करते हैं, मतलब जो जितने भी शाकाहारी जीव हैं, जैसे खरगोश, बकरी, भैंस, हिरण, इन सब का जो ना खाना, इन सबको खाते हैं, इन सब का भोजन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। केवल और केवल शाकाहारी जीव को खाएं। जैसे शेर, आपने शेर को केवल है ना हिरण खाते हुए, माने मांसी खाते हुए देखा, मतलब ऐसे जीव जो मांसाहारी होते हैं। कैसे होते हैं, मांसाहारी होते, केवल और केवल मांसाहारी होते। ये नोट याद, स्टार पॉइंट कर लो, केवल और केवल मांसाहारी होते हैं, मतलब केवल मांस खाते हैं, केवल और केवल। तो जो केवल शाकाहारी, माने जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी कहलाते हैं, ठीक है ना। और द्वितीयक उपभोक्ता जो केवल और केवल मांसाहारी होते हैं, मतलब केवल मांस खाते हैं, यानी शाकाहारी जीवों को खाते हैं। जो जीव शाकाहारी का भोजन करते हैं, शाकाहारी जीवों का भोजन करते हैं। जैसे शेर है, शेर ने हिरण को खा लिया, तो देखो जी शाकाहारी जीव है हिरण, और इसको खा लिया शेर ने, तो ये सब क्या हुआ, छिपकली हुई कीट पतंगों को खाती है केवल। कभी देखा है छिपकली दूध पीते हुए, नहीं देखा है, तो वो केवल मांस खाती है। तो ये सब क्या, ये किस में आते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। लेकिन तृतीयक उपभोक्ता में क्या होता है, ये तृतीयक उपभोक्ता होते, वो द्वितीयक को खाते हैं, माने ना मांसा को खाते हैं। जैसे मान लो सांप,
सांप को आपने देखा होगा, सांप क्या खाता है? सांप है ना छिपकली, माने सांप है ना किसको खाता है? चूहे को खा लेता है। समझ रहे बात के लाने। और बाज क्या होता है? वो भी है ना जो है ना शिकार करके जो बाज है क्या करता है? उड़ता है और उड़ के जो नीचे जैसे मान लो है ना कई मछली वगैरह को खाता है, माने कई है ना ऐसे मांसाहारी जीवों को खाता है जो मांस खाते हैं उन सबको। क्योंकि मछली देखो किसको खाती है? चूहा किसको खाता है? छोटे छोटे जीवों को खाता है। बाज में जो मछली को खाता है वो मछली क्या करती है? छोटी छोटी मछलियां जो वहां रहती हैं समुद्र में या नदी में उनको खाती हैं। तो सीधी बात ऐसा है, प्राथमिक उपभोक्ता केवल और केवल शाकाहारी होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं यानी मांसाहारी होते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता ऐसे जीव होते हैं जो द्वितीयक जो शाकाहारी जीव होते हैं उन मांसाहारी जीव होते हैं उन्हें भी खा लेते हैं, तो वो कहलाते हैं तृतीय उपभोक्ता। समझ में आया? बिल्कुल, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन का है, वो हम आपकी बात समझ सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है प्राथमिक शाकाहारी होंगे, द्वितीयक मांसाहारी होंगे और तृतीयक वो क्या करेंगे कि मांसाहारी लोगों को भी खा लेंगे, तो वो क्या कहलाते हैं? तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है ना। अब आया है वह जीव जो शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन खाते हैं सर्वाहारी या सर्वभक्षी कहलाते हैं। माने ऐसे कौन से जीव जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी, माने शाक भी, सब्जी, पेड़ पौधे भी खा लेते हैं और मांस भी खा लेते हैं, दोनों सब खा लेते, ये कहलाते सर्वाहारी सर्वभक्षी जीव कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ता, भालू, बिल्ली। आपने बिल्ली को देखा होगा, वो दूध भी पी लेगी, रोटी भी खा लेगी और साथ ही साथ चूहा भी खा लेगी, तो मांस भी खाती, शाक भी खाती। भालू भी होता है ऐसा ही, ऐसे कुत्ता भी होता है, मनुष्य भी। हालांकि मनुष्य को, जीवों को नहीं खाना चाहिए, वो गलत बात है, लेकिन अब खाता है तो इसलिए सर्वाहारी में रखा है, लेकिन सुधारना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं वह जीव जो मृत जीवों के शरीर को अपघटित करते हैं, अपघटक कहलाते हैं। क्या? वह जीव जो मृत जीवों के शरीर को अपघटित करते हैं, माने ऐसे जीव जो होते हैं जो शरीर को खाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। एक प्रकार से जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, आपने देखा होगा यदि कोई भी व्यक्ति शांत हो जाता है, मान लो कोई भी कुत्ता शांत हो गया है, मर गया है, तो उसका जो शरीर दला होता है धीरे धीरे उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं और वो कीड़े क्या करते हैं? उस पूरे शरीर को खा लेते हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं, जो उसको खा लेते हैं सूक्ष्म जीव। समझ में आया? वह जीव जो मृत जीवों के शरीर को खा लेते हैं, अपघटित कर देते हैं, माने नष्ट कर देते, पूरा खा लेते, अलग कर देते हैं, तो ये कैसे जीव कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। ठीक है ना। अब बात करता है चिपको आंदोलन के बारे में। तो चिपको आंदोलन बहुत फेमस आंदोलन है, इससे भी कई बार क्वेश्चन बहुत बार बनते, कई बार कहें बहुत बार बनते हैं। पहला तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है, माने जंगलों को बचाने के लिए किया गया आंदोलन है, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में बिश्नोई समाज की महिलाओं के द्वारा किया गया था, जिसके प्रवर्तक थे सुंदरलाल बहुगुणा और जिसका नेतृत्व किया था अमृता देवी ने। तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो हमेशा बनता है। एक तो ये कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है। कहां हुआ था? उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। किस समाज के द्वारा हुआ था? बिश्नोई समाज के द्वारा हुआ था। और इसके प्रवर्तक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसका नेतृत्व कौन ने किया था? अमृता देवी ने किया था। तो इनमें से हर बार क्वेश्चन कुछ ना कुछ बन ही जाता है, तो आपको इसको ध्यान से रखना है याद, और आपको पढ़ते रहना है, नोट्स बनाते रहना, समझते रहना है। आपको पता है इस चैनल पे पूरी वीडियो डल रही, हर सब्जेक्ट की 6 सब्जेक्ट आते हैं आपके एक्सीलेंट चयन परीक्षा में। हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, सामाजिक विज्ञान हुआ, गणित हुआ, पर्यावरण हुआ, और जो भी रह गया है सामाजिक विज्ञान जो भी है, तो 6 सब्जेक्टों की आपकी तैयारी कराई जा रही है। एक प्लेलिस्ट आपको सेपरेट बनाई है, एक्सीलेंस मॉडल स्कूल प्रवेश चयन एंट्रेंस एग्जाम, तो उसमें पूरा लाइन से पहले हिंदी पढ़ाई गई है, विज्ञान पढ़ाई गई है, पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, और जो आने वाले समय में लोग देख रहे हैं, तो पूरी प्लेलिस्ट आपको बनी बनाई मिलेगी और बनती जा रही है, और रोज वीडियो अपलोड होती जा रही है, तो आपको पढ़ना है। ठीक है ना बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।